एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आपका स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताए थे और वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी बेसिक पार्ट्स थे, बेसिक चीज़ थे, हम सभी चीज़ आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के पिछला वीडियो देखिए, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो बारी बारी से हम आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सारे क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से आपको सारे क्वेश्चन बताते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको हमारा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा आप तक और हमारे वीडियो से आप वंचित रह जाइएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को बारी बारी से बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, नंबर सेकंड 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 225। तो हम लोग सबसे पहला नंबर देखेंगे 135 और 225। 135 और 225 हम लोग सबसे पहला नंबर देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, चूँकि 225 135 से बड़ा है, इसलिए 225 को भाग देंगे 135 से, तो एक बार में लगाएंगे तो माइनस करके यहाँ पर 90 आएगा। 135 और 225, तो चूँकि 225 135 से बड़ा है, इसलिए 225 में 135 से हम लोग भाग देंगे, तो एक बार में लगाएंगे 135, 225 में से 135 जाएगा तो यहाँ पर 90 आएगा। तो चूँकि इसका शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाजक है 225, तो 225 इज इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 90, जहाँ r 0 के बराबर नहीं है। तो चूँकि r 0 नहीं है, इसलिए फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो 90 में 135 में फिर से हम लोग 90 को डिवाइड करेंगे, तो एक बार लगाएंगे 90 आएगा, माइनस करेंगे तो 45, फिर से हमारा यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो चूँकि r 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और 90 को यहाँ पर लिखेंगे। अब दो बार लगाएंगे तो हमारा r 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस 0, जहाँ r 0 के बराबर है। तो यदि हमारा r 0 आ गया, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है। शेषफल हमारा 0 आ गया और भाजक 45, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए 45, चूँकि भाजक जो आता है वहीं 135 और 225 का HCF होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नंबर सेकंड क्वेश्चन। तो नंबर सेकंड कह रहा है 196 और 38,220
आप लोग अपने NCERT बुक से मिलाइएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब हम लोग 196 और 38,220 को देखेंगे। चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से, 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए हम लोग 38,220 को भाग देंगे 96 से, 196 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग लगाएंगे एक बार में, यहाँ पे 196 आएगा। हम लोग इससे माइनस करेंगे तो 186 आएगा। ऊपर से 2 उतारेंगे, ऊपर से 2 हम लोग उतारेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे 9 बार में लगेगा 1764। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 98। फिर से हम लोग ऊपर से 0 को उतारेंगे तो अब हमारा 5 बार में पूरा लग जाएगा 980। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा? 196 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 867 और 255। 867 और 255 का HCF निकालना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे चूँकि 867 बड़ा है 255 से, तो हम लोग 867 में भाग देंगे 255 से। तो 867 में भाग देंगे 255 से, तो यह 3 बार में लगेगा, आएगा 765। इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 102। उसके बाद चूँकि हमारा यहाँ पर R0 नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। चूँकि हमारा R0 नहीं आया, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे और यहाँ पर 255 को उतारेंगे। तो 255 जब हम उतारेंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 204 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 51 मतलब 51 आएगा। तो फिर से हमारा यहाँ पर R0 नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। यहाँ R डज नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी R डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा R0 नहीं आया तो फिर से हम इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे और यहाँ पर 102 को उतारेंगे। अब 2 बार में लगाएंगे तो 102 कट जाएगा और सीधे हमारा R0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ R बराबर 0 है, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक कितना आया? शेषफल 0 आया और भाजक कितना आया? 51। तो यही जो 51 है वो वह 255 और 867 का HCF होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 51 है, इसलिए HCF ऑफ 255 और 867 बराबर कितना आ जाएगा? 51 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमको इस चीज़ को दर्शाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग लिखेंगे पूर्णांक है तथा
भाजक जो b है इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। ठीक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है और जो भाजक b है इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। ये कैसे हो जाएगा, r बराबर जो यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5 है, ये कैसे होगा, तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि यदि मानते हैं a कोई भाजक है और इसमें हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा q कोई भागफल बच करके आएगा और r कोई शेष बच के आएगा। तो हम आपको कल इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि शेष जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेष जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो भाजक हमारा 6 है, इसलिए r का मान यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसलिए हमारा यहाँ पर r का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5। और a बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6q प्लस r। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं a बराबर 6q प्लस r। अब चूंकि a बराबर 6q प्लस r है तो इसलिए a के संभव मान क्या हो सकते हैं, a के संभव मान यहाँ पर क्या हो सकते हैं। अगर r के जगह पर हम लोग 0 1 2 3 4 5 को रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पर 6q हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा और 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो एक यहाँ पर संभव मान होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि a जो है एक विषम पूर्णांक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है। इसलिए जब विषम पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, जो 6q है 6q प्लस 2 है और 6q प्लस 4 है, तो इसको यदि हम इस सभी में से हम लोग अगर 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें 3q बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 3q प्लस 1 बच जाएगा और इसमें से 6q प्लस 4 में से यदि हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो 3q प्लस 2 बच जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 2 एक गुणनखंड है, और a हमारा एक यहाँ पर विषम पूर्णांक है, तो ये जो तीनों रूप है वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 एक गुणनखंड है, क्योंकि और जो 2 है वो अपने आप से भाज्य है, मतलब 2 से भाज्य है। अतः जब यहाँ पर ये तीनों नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6q नहीं होगा, 6q प्लस 2 नहीं होगा और 6q प्लस 4 नहीं होगा। इसका मतलब कि a वाला होगा, a वाला होगा और a वाला होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 के रूप का होगा। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। और क्वेश्चन में भी आपका यही बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग इसी प्रकार से इसको दर्शाएंगे। अब चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोगों को 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोग 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो चूँकि 616 है जो 32 से बड़ा है, चूँकि 616 32 से बड़ा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो एक बार में लगाएंगे 32 माइनस करके यहाँ पर 29 आएगा। अब ऊपर से हम लोग 6 को उतारेंगे। अब हम 32 को 9 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 288 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो चूंकि हमारा यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग लिखेंगे कि 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, जहाँ r डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r जब 0 नहीं आया तो इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे और यहाँ पर 32 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर 4 बार में हमारा 32 कट जाएगा और 0 हमारा यहाँ पर r बराबर 0, मतलब शेष हमारा 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, जहाँ r 0 के बराबर है। तो क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया और भाजक कितना है 8 है, इसका मतलब है कि 616 और 32 का HCF कितना आएगा 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है, इसलिए HCF ऑफ 616 और 32 बराबर कितना हो जाएगा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और यदि हम लोग b बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 मान लेते हैं, तो a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। a के संभव मान क्या हो सकता है, चूँकि हम लोग भाजक को 3 माने हैं तो हम जानते हैं कि शेष हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो शेष या तो r बराबर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और इससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। ठीक है, तो a के संभव मान क्या हो सकते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं, यदि हम लोग 3 को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भागफल q आएगा और शेषफल यहाँ पर क्या आएगा r आएगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस r। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। अगर 3q प्लस r, तो r के जगह हम लोग एक बार 0 को रखेंगे, r के जगह एक बार 1 को रखेंगे और r के जगह एक बार हम लोग 2 को रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अगर r बराबर 0 पुट करते हैं तो सिर्फ 3q हो जाएगा। अगर r बराबर 1 पुट करते हैं तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। और यदि r बराबर 2 पुट करते हैं तो 3q प्लस 2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो a के संभव मान क्या क्या हो जाएंगे, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर केस में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि केस फर्स्ट। अब हम लोग सबसे पहले नंबर केस में देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर केस में क्या देखेंगे, पहली अवस्था में कि यदि a बराबर 3q हो, a बराबर, चूँकि हम लोग इसको केस 1, इसको केस 2 और इसको केस 3 मानते हैं, तो a बराबर 3q है। ठीक है, a बराबर 3q है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है, इसलिए हम लोग a का वर्ग करेंगे। तो a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q का वर्ग। ठीक है, अगर हम लोग a का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3q का वर्ग। तो अब जानते हैं कि 3q का वर्ग कितना होता है 9q स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर।
9 क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अगर हम लोग 3 क्यू स्क्वायर को m मान लेते हैं, अगर हम लोग इस फैक्टर को m मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब दूसरे केस में हम लोग देखेंगे कि a बराबर 3 क्यू प्लस 1। हम आपको यहाँ पर बताए थे कि इसको हम लोग पहली अवस्था मानते हैं, इसको दूसरी अवस्था और इसको तीसरी अवस्था मानते हैं। तो केस 2 में अब हम लोग चूँकि दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, इसलिए a बराबर 3 क्यू प्लस 1 अगर हम होगा तो क्या होगा। अब देखिए इसका हमको वर्ग करना है तो a का वर्ग क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग, a का स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है a प्लस वी का दी होल स्क्वायर, तो a प्लस वी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1, 2ab का हम लोग मान पुट कर दिए। अब उसके जगह b के स्क्वायर की जगह हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 क्यू का स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। अब हम इसमें से यदि 3 को कॉमन निकाल लेते हैं 3 क्यू को तो क्या बच जाएगा 3 3 9, 3 क्यू प्लस 2 3 6, मतलब यहाँ पर 2 बच जाएगा और प्लस में 1 इधर हम मान लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर इस पूरे फैक्टर को हम m मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे फैक्टर को हम m मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब q इंटू 3 क्यू प्लस 2 को हम लोग m मानते हैं तो हमारा क्या बनेगा 3m प्लस 1, जहाँ क्या हो जाएगा m बराबर q इंटू 3 क्यू प्लस 2। अब देखिए दूसरा फैक्टर हम जब किए तो दूसरे केस में हमारा क्या निकल करके आया 3m प्लस 1, और पहले केस में क्या निकल करके आया था 3m। तो पहला केस और दूसरा केस हम लोग देख लिए। अब यहाँ से चलेंगे केस 3 में, केस नंबर 3 में चलेंगे। तो हम आपको ऊपर बताए थे कि इसको हम लोग पहला केस मानते हैं, इसको दूसरा केस मानते हैं और इसको तीसरा केस मानते हैं। तो केस 3 है हमारा 3 क्यू प्लस 2। तो अब हम यहाँ पर a बराबर 3 क्यू प्लस 2 मानते हैं। अब a बराबर 3 क्यू प्लस 2 मानते हैं। अब इसका भी हमको वर्ग करना है, ठीक है, 3 क्यू प्लस 2 हुआ तो अब हमको इसका भी वर्ग करना है। तो 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर होगा। अब फिर से हमको उसी फॉर्मूला पर बैठाना है a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर। तो इसको हम लोग a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब हम सभी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको निकालेंगे 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 इसको हम लोग कर सकते हैं। 4 को हम लोग 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 मतलब 4 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर 1 कैसे होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4 को 3 प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट किए हैं। तो 4 को 3 प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिए तो 3 जब यहाँ कॉमन निकल गया तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और लास्ट में फिर क्या बच जाएगा 1। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, अगर इस पूरे फैक्टर को हम लोग m मानते हैं,
अगर इस पूरे फैक्टर को हम लोग m मानेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा 3m + 1। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q² + 4q + 1। तो हम देख रहे हैं कि पहले केस में 3m आया। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो हम सबसे पहले केस में जब निकाले थे तो पहले केस में हमारा 3m आया था। दूसरे केस की अगर बात किया जाए तो दूसरे केस में हमारा 3m + 1 आया था। और तीसरे केस की अगर बात किया जाए तो तीसरे केस में भी हमारा क्या आया 3m + 1 आया, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। अतः हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः हम लोग लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होगा, जो कि क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछ रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसी चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना था। तो ऐसे इस प्रकार से अगर प्रूव करने के लिए आए तो आपको केस 1, केस 2 और केस 3 करके बारी बारी से एक एक स्टेप करके आपको प्रूव करना होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे स्क्वायर के बारे में, अब इसमें हम लोग देखेंगे घन के बारे में, लेकिन प्रोसेस सेम वही होगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम लोग यहाँ पर 3 मान लेते हैं। b बराबर कितना मान लेते हैं 3। तो यदि a को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भागफल q आएगा और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा r बच जाएगा। तो r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि r हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया a बराबर 3q + r। यही हमारा यहाँ से निकल करके आया a बराबर 3q + r। तो चूंकि a संख्याएं 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बार हम लोग r के जगह 0 को पुट करेंगे, एक बार हम लोग r के जगह 1 पुट करेंगे और एक बार r के जगह हम लोग 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि a संख्याएं 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। अब हमें सिद्ध ए करना है कि a का घन 9m, 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, केस 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यदि a बराबर 3q है, केस 1 इसको मानेंगे, केस 2 इसको और केस 3 हम लोग इससे मानेंगे। तो यदि a बराबर 3q मानते हैं तो यहाँ पर घन पूछ रहा है, इसलिए aq बराबर क्या हो जाएगा 3q का घन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27q का घन हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें से 9 को कॉमन निकालते हैं तो 3q का घन हो जाएगा। यदि हम लोग इस पूरे फैक्टर को m मान लेते हैं, जैसा कि सेम हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, अगर हम लोग इसको m मानते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9m हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q का घन हो गया। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट केस हो गया। तो सेम इसी प्रकार से दूसरा केस और तीसरा केस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं केस सेकंड पर। तो अब हम यहाँ से देखेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड कहता है कि a बराबर 3q + 1। यही हमारा केस सेकंड था कि a बराबर 3q + 1। यदि हम लोग a का घन करते हैं तो यहाँ पर 3q + 1 का भी घन करना पड़ेगा, 3q + 1 का भी घन करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक सूत्र देखेंगे, अगर हम लोग इसको x और इसको y मानते हैं तो x + y का घन का फॉर्मूला होता है x³ + y³ + 3xy ×
एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक्स प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बिठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई का क्यू बराबर एक्स क्यू, तो एक्स हमारा 3 क्यू है, तो 3 क्यू का घन प्लस वाई क्यू मतलब 1 का घन प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 और इंटू 3 क्यू प्लस 1। सिर्फ हम लोग इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा दिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 क्यू का घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है, तो 27 क्यू का घन प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे आगे 27 क्यू का घन प्लस 1 प्लस, अगर 9 को हम लोग बाहर निकाल देंगे कॉमन में, अगर क्यू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू। इन दोनों में हम लोग 9 को कॉमन निकाल लिए थे। अब हम लोग इसमें 9 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा 3 क्यू का घन प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से 9 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 क्यू होता है, तो यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ जो एक बच गया हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। और अगर इस पूरे फैक्टर को हम लोग m मान लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 9m प्लस 1 आ जाएगा। अगर इस पूरे फैक्टर को हम m मानते हैं तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू का घन प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आ गया 9m प्लस 1। अब हम लोग चलेंगे केस 3 में। तो केस 3 यहाँ पर कहता है कि यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो, ठीक है, यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो तो हम लोग यहाँ पर यदि हम लोग a क्यू करेंगे, a का घन करेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 का भी हम लोगों को यहाँ पर घन करना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार का फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, x प्लस वाई का घन करेंगे तो x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सेम हमको इसी फॉर्मूला को फिर से हमको लगाना पड़ेगा। तो सेम इसी फॉर्मूला पर हम लोग इस जो मान है यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इसको बिठाएंगे। तो x के जगह हम लोग x को रखेंगे, तो 3 का घन प्लस y का हो गया तो 2 का घन प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2, उसके बाद 3 प्लस 2। सेम इसी फॉर्मूला पर हम अपने वैल्यू को रख दिए। अब देखिए 3 का घन है मतलब 3 तिया 9 तिया 27 का घन प्लस, अगर 2 का हम लोग घन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और प्लस 3 तिया 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18 इंटू 3 प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला स्टेप कि 27 प्लस 8 प्लस, यदि हम लोग यहाँ पर 18 है, अगर 18 को बाहर निकालेंगे और q से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसके बाद हम लोग इसमें से यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 18 है, तो इसमें से यदि हम लोग 9 को कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बच जाएगा 3 का घन प्लस 9 दूनी 18 होता है, इस 8 को अभी छोड़ देंगे तो 9 दूनी 18 होता है, तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 3 स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर जो हमारा 8 बच गया इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे प्लस 8। और इन सारे फैक्टर यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का पूरा फैक्टर है, यदि हम लोग इसको m मानते हैं तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे फैक्टर को यदि हम m मानते हैं तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जहाँ m बराबर कितना है, m बराबर है 3 का घन प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2।
ठीक है। m बराबर हमारा कितना आ गया 3q का घन प्लस 2 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस बात को आप जानते होंगे कि चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए इसका घन, इसलिए इसका स्क्वायर, सब कुछ इसका पूर्णांक होगा। तो यहाँ हम तीनों केसों में देखें, केस 1, केस 2 और केस 3, अगर तीनों केसों को हम लोग सॉल्व किए तो इसमें देखें कि पहले केस में आया कितना 9m, दूसरे केस में आया 9m प्लस 1 और तीसरे केस में आया 9m प्लस 8। तो अब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को है। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि आपको प्रूव करना है कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के, अगले डाउट को लेकर के। तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबाइए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।